यहाँ आके पढ़ रही हैं, आपके साथ बैठ के बात कर रही हैं और ट्रेन चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, तो हमारी वो संविधान का देन है। जब ध्यान से सुनिए, जब हमारे यहाँ संविधान जैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, तो कहते हैं डिबेट में फिर जा रहा हूं मैं, ये इक्वालिटी है डिबेट का मामला हो जाता है, ठीक है ना। तो जब पहले क्या था ना, आज हम लोगों को कुछ व्यक्तियों ने, पता नहीं कौन है वो, कितने बड़े ज्ञानी हैं मुझे ये भी नहीं पता, और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर एक आपके अंदर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, लाल रुधिर रक्त एंड, यही तो पाया जाता है। काट के देखिएगा, अगर किसी का पीला निकल जाए तो बताना, नहीं निकलेगा ना, है निकलेगा तो खैर छोड़िए। लेकिन ये है कि वो व्यक्ति आज जो अवहेलना करते हैं कि एक ये संविधान एक डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, वो डिबेट में आएंगे, आप पहले पढ़िए, इस संविधान को पहले पढ़ लीजिए, संविधान को जब पढ़ लेंगे तब आप उन पर कटाक्ष करिए, बात करिए, बिना किसी को जाने हुए आप उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। जिस जमाने में आप कोई व्यक्ति अगर किसी पे कटाक्ष करता है, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उस जमाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा शख्सियत कोई नहीं था अपने हिंदुस्तान में। उस टाइम उनके पास एक डिग्री नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार डिग्री थी। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉलम्बिया, लंदन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां थी, एक कोलंबिया से, और एक लौट कर आए थे भारत में, उनको एक और उपाधि दी गई थी, 4 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, सारे देश को टहले समझे, बताओ कहां कहां से आपके संविधान को लिए, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से लिया, और उनके अच्छाइयों को लिया। कोई व्यक्ति किसी एक समाज में पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसका उस समाज से कुछ लगाव ज्यादा होगा, लेकिन दिया तो सबके लिए ना। आज हम लोग हमारे, अच्छा वो महिलाएं मतलब क्यों नहीं इस बात को समझती हैं, जब किसी भी महिला को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उसमें तो एक दलित महिला का भी था, एक सवर्ण महिला का भी था, वो भी नहीं पढ़ सकती थी। ऐसा तो नहीं कि केवल ओबीसी दलित की महिलाओं को था, नहीं था, बाकी उनकी महिला, उनको भी नहीं अधिकार था, ये उनको भी नहीं था, है ना, उनको भी मंदिर में उसमें जाने का प्रवेश नहीं था, एंट्री नहीं थी। इस बात को समझना होगा। और ये सब एक मनगढ़ंत, वो सब चलाया गया, ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में जब वो सब डाल दी जाएंगी तब आएंगी। जातिवत्ता कब आती है? जातिवत्ता तब आती है ना जब हमको 10 लोग 4 लोग मिलकर कहेंगे अरे तुम ये हो, तुम कहां, तब तुम्हें अंदर एक भावना जागेगी, अच्छा है। चलिए, तो व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है, और वो विवेकशील प्राणी होने के नाते अपनी कुछ इच्छाओं को या अपने कुछ मूल अधिकार को प्राप्त करना चाहता है, और वह मूलभूत अधिकार जो है उसको संविधान जो है प्रदान करता है। अपने नागरिक को, अपने व्यक्ति को हमारा संविधान कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त करता है। और याद रखना, जो हमारा मूलभूत अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है,
उनके फंडामेंटल राइट से भी लिया गया है। ये समझ में है? देखिए, पहले 7 प्रकार के हमारे मूलभूत अधिकार थे। कितने प्रकार के मूलभूत अधिकार थे? 7 प्रकार के थे। अभी एक को घटा करके एक में संशोधन करके इसको संशोधित कर दिया गया, और अब जो वैधानिक मूल अधिकार हैं हमारे, वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। जिसको हटाया गया ना, वो हम बता दिए हैं। जो 7 थे, जो 7वें को हटाया गया, उसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। तो जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, वो आप ऐसे लिखिए पहले कि एक है आपका समानता का अधिकार। ठीक है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ब्रैकेट में लिख लें आर्टिकल 14 to 18। समझिएगा, इसको बहुत जल्दी नहीं खत्म करेंगे क्योंकि मामला ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 to 22। ठीक है। एक और लिख लें, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 to 30। तीन हो गए ना? एक और लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगेंस्ट, राइट टू अगेंस्ट, या लिखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। पांचवें लिखें, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 to 28। आर्टिकल और लिखें, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार मैं लिख दूं क्या? कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? क्या कर रहा था? तो ये था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये क्या था भाई? ये नहीं नहीं, आर्थिक, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह है संविधानिक, संविधानिक संरक्षण का अधिकार।
बात को समझिएगा। आर्टिकल 32 लिखो। आर्टिकल 32। थोड़ा शांत रहिएगा ना तो जल्दी से काम हो जाएगा। देखो, बात को समझते चलना है थोड़ा सा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, समझते चलेंगे ध्यान से। पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में 7 प्रकार के मूलभूत अधिकार थे, लेकिन 7वें अधिकार को, मूलभूत अधिकार को संशोधित करके के या संशोधन करके के उसको अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। क्लियर? इस तरह से अब हमारे मूलभूत अधिकार में कुल 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार हैं। वो है, पहला है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 बताएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ये सब संविधान हमारा ये कहता है, मूलभूत हमारा ये अधिकार है कि हम संविधान की नजर में, ठीक है ना, सारे व्यक्ति क्या हैं, समान हैं, समानता का अधिकार है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि राइट टू फ्रीडम, और हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, है ना, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, आपको कुछ कोई रोकेगा नहीं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई मंदिर में जाता है तो उसको वहां रोक दिया जाता है, तो वो सीधा सीधा उल्लंघन किसका करता है, आर्टिकल 19 और 22 का, स्वतंत्रता का अधिकार। आप उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। एक बात और सुनिएगा, एक बार जब 2012 का घटना हुआ, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, तो वह लड़की आईसीयू में भर्ती थी और लगभग कई महीनों से भर्ती थी, असहनीय पीड़ा हो रही थी। तो उसके और उसके परिवार जो रिलेशन के थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका में ये कहा, दायर किया कि माय लॉर्ड, मेरी इस लड़की की, इसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए, क्योंकि दर्द इतना इसको ज्यादा है कि अब इसको सहने की शक्ति नहीं हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस रिट को खारिज कर दिया कि मैं किसी की स्वतंत्रता का छीन नहीं सकता हूं। समझ में आया है? क्योंकि वो मामला 19 और 22 का है, और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आप स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। क्लियर है बातें? तीसरी बात है, शिक्षा का अधिकार है, जो आर्टिकल 29 एंड 30 ये कहता है कि हर व्यक्ति, देखिएगा, आपको जो प्राइमरियों में लिखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान कक्षा, सॉरी, आयु 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को हर हाल में निःशुल्क शिक्षा को प्रदान करना, वो किसका है मामला, इसी का है कि, है ना। इसके बाद भी देखिएगा, जो राजकीय कॉलेज हैं, आगे आप, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना, वो शिक्षा को ग्रहण करे। तीसरी बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, किसी का आप शोषण नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। अगर जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से या जो नाबालिग है उससे आप काम करवाएंगे तो वो किसका उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 23 और 24 का होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मजदूरी, ये भी समझिएगा, इसको बहुत डिटेल में कैसे चला जाऊं मैं। जैसे मान लो कि आज की मजदूरी वो 400 रुपीज है, आपने किसी को कहा कि चलिए काम करिए, काम किया, और आप उसको डर से धमका करके कहा कि पकड़ इसे 100 रुपए 300 मांग रहा है, इतना देंगे, लेना लेकर, ठीक है ना। तो वो डर के मारे कुछ ना बोले, अलग का बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। अगर वो पहुंच गया ना कोर्ट तो तुम्हारी सारी दादागिरी निकाल देगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार,
मतलब हमको क्या हो कि रोजगार मिले, है ना, हम जिस लायक हैं हमको उस उपेक्षा के अनुसार रोजगार भी मिले, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, इसके लिए सरकार काम भी करती है, नहीं करती है, करती है। क्या है, नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार का मतलब यह है कि आपके साथ कोई घटना होती है, मान लेते हैं, तो देखिएगा कि बहुत डिटेल में जा रहा हूं आपको, ठीक है, तो आपको एक वकील, सरकारी वकील भी उपलब्ध होता है, होता है। कोई आपके साथ घटना होती है ना, तो आपका एक सरकारी वकील, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो एक निःशुल्क आपका सरकारी वकील होगा, मिलेगा आपको, ठीक है। खैर वो भी है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि आप संवैधानिक संरक्षण, आप किसी उसमें है, तो आप जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 ये कहता है कि हर हाल में आपकी सुरक्षा प्रदान करना मेरी क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक है ना, हम आपको हर हाल में सुरक्षा देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, इस तरह से है, तो आप रिट दायर करेंगे अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, और ये जो रिट दायर होगी वो कहाँ दायर होगी, याद रखना है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में होगी। कल मैंने लगभग 3-4 वीडियो अपलोड किया है, तो देख लीजिएगा उसको। 'थोड़ा सा शांत रहिए भाई'।
चल नहीं रहा है, क्या है? मार्कर सारे और कहाँ है? मार्कर एक ही है। दो नहीं। हाँ। तो हम लोग यही बात कर रहे थे ना? ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। और हमने बताया था कि मूलभूत जो अधिकार है आपका, वो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति प्राणी जो होता है, वो अपने अच्छे जीवन के लिए, बेहतर जीवन के लिए अपनी परिस्थितियों से, या परिस्थिति रूपी से क्या मतलब, परिस्थितियों से क्या करता है, अच्छा आपका जीवन अच्छा हो, है ना? एक बेहतर जीवन आप गरिमापूर्ण या गरिमामयी जीवन को जिए। यही तो आप, आपके अंदर यही तो कल्पना होगी, यही तो मांग होगी कि हमारे अधिकारों का कहीं पर हनन ना हो, मेरी ये मांगे हैं, वो मांगे मेरी पूरी हो। तो आप एक गरिमापूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन गरिमापूर्ण जीवन या को प्राप्त करने के लिए आप परिस्थितियों से नहीं पाएंगे। व्यक्ति क्या करता है, जब अपनी उज्जवल भविष्य के लिए, कहने का मतलब है, उज्जवल भविष्य कब होगा? जब आपका शिक्षा आपको मिले, आपकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिले ना, आपको रोजगार मिले, ठीक है, आपको बोलने की आजादी मिले, जब ये सब आपको समानता मिले, जब ये सब चीजें आपको मिलेंगी, तो आपका जीवन जो होगा वो गरिमामयी होगा, उज्जवल होगा। तो इन्हीं सब अधिकारों को लेकर के प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो मांग करता है। और वो मांग परिस्थितियों में ना हो करके, ये मांग जो व्यक्ति कर रहा है, उसकी जो पूर्ति करता है वो हमारा संविधान करता है। और जैसे ही हमारा संविधान उस मांग की पूर्ति करता है, वही हमारा मूलभूत अधिकार कहलाता है। जो हमको मूलभूत अधिकार मिला हुआ है ना, वो केवल और केवल संविधान से मिला हुआ है। अगर हम ये कहें कि किसी ने हमको ये अधिकार दिया है, तो किसने दिया है? केवल और केवल संविधान ने दिया। आपके मूलभूत अधिकार को ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना? और अमेरिका का जो संविधान था वो भी मूलभूत अधिकार नहीं था। पहले मूलभूत अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 7वें मूलभूत अधिकार को घटा करके, यानी हटा करके, और उसको अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया। इस प्रकार से अब मौजूदा परिस्थितियों में जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है शिक्षा का अधिकार, और पांचवा है इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात समझ में आई है? जो आपका मैंने पहले बताया था समानता का अधिकार है, वह आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है ना? इसमें आपको बताया गया है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए
समानता का अधिकार है, सभी एक जैसे होंगे, ठीक है ना। दूसरा बताया गया था कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपनी मतलब कहीं भी स्वतंत्र हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी आप आ जा सकते हैं, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता है आपकी। तीसरी बात है, क्या है, शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, उसको शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार किसमें आता है, आर्टिकल 29 और 30 में। और जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार था वो किसमें आएगा, 1922। ये हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझे रहेंगे, क्योंकि जो मामला 19 का है और 22 का है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताया था कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है कोई, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पीड़ा में भी वो बच्ची लड़की थी, ऐसे बहुत सारे केस थे कि उसके घर वाले खुद, उसने भी ये मांग की कि मेरी मुझे जो है दंड दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके मना कर दिया कि मैं किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं करूंगा, मैं किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता हूँ, मैं अनुच्छेद 19 और 22 का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने एक बात और बताई थी कि शिक्षा का अधिकार है 29 और 30 में, हर व्यक्ति आपको शिक्षा मिले, है ना। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कि चल भी रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब किसी भी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या नाबालिग उम्र के हैं, ठीक है, उनसे आप ब्लाश्रम नहीं करवाएंगे ना, या किसी का शोषण नहीं करेंगे। मान लीजिए कि बंधुआ मजदूरी जो है या दिहाड़ी मजदूरी जो है वो 400 रुपए है, आप किसी व्यक्ति को 200 रुपए दे करके नहीं समझा सकते हो, जो दिहाड़ी तय की गई है वो ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 29 और सॉरी 23 और 24 में बताया गया, ठीक है ना। इसके बाद है आपका आर्टिकल 25 और 25 से लेकर के 28 तक, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबके पास, मतलब अपनी स्थिति को सुधारने का भी अधिकार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, आर्टिकल 32, और इसमें यह बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर जब जब कोई स्थिति या कोई बात होती है तो आप आर्टिकल 32 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 को लेकर के रिट दायर कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का है कि ये संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो नागरिकता के आधार पर व्यक्तियों को, हम लोग नागरिक हैं, अच्छा नागरिक थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। तो जो हमको, हम लोगों को नागरिकता के आधार पर जो हम लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं ना, वो दो प्रकार के प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के प्राप्त हुए हैं, दो प्रकार के प्राप्त हुए हैं। पहला है वे मौलिक अधिकार, आपको जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है ना। तो एक लिख लीजिए, इसके बाद तो लिख ही लीजिए, मैं लिख दूं या लिखोगे, लिखिए। नागरिकता के आधार पर, उसी के आगे लिखिएगा, नागरिकता के आधार पर नागरिकता के आधार पर मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा जाता है। अच्छा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप जैसे आप लिख लीजिए, मैं और उससे समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, अभी भी देखिए, ठीक है ना, हम समझा दे रहे हैं। देखिए, आपका जो मौलिक अधिकार है,
वो क्या रहा है यार, सारे खराब हैं। दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए जरा। दस बजे तक शांत रहा करो। फट फट कुछ नहीं लगता। कभी ड्राइवरिंग मत करना, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, सबके एक टाइम होता है, ठीक है। आपके पास कोई हो, सुनने वाले हो, आप भी उस मूड में हो, काम किए जा रहा है, करखा लगा रखा है, दिमाग तो उधर है, गाना सुन रहा है। जब गाना सुनना चाहिए, बट ऐसा नहीं हमेशा सुन गाना। जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संगीत बहुत माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। आप जब बोर हो तभी रिलैक्स आपको फील करना है, तब, ये हमेशा नहीं। और ये जो गाड़ियों में लगा के घूमते हैं, ये खुद नहीं सुनते हैं, दूसरे को सुनाते हैं। मैंने हाँ, मैंने देखा है ट्रैक्टरों में भी लगाते हुए, ट्रैक्टर इतना आवाज करता है उसको सुना ही नहीं देता होगा, लेकिन वो भी सुनाता रहता है। चलिए। हाँ? पागल आदमी है। चलो खैर, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो वो मौलिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला वे मौलिक अधिकार, लिखिएगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। पहला वे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त है? केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और किसी को नहीं प्राप्त होगा। वो कौन से मौलिक अधिकार हैं? वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये वे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त। बात समझ आई है? नहीं आई है? देखिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल जो है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इंडियन सिटीजन। क्लियर है? दूसरे वे मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। वे आर्टिकल कौन से हैं? वे आर्टिकल हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को छोड़कर, मतलब इनको छोड़कर, ठीक है। ये आर्टिकल को छोड़ करके दोनों, भारत के नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त, लेकिन केवल और केवल भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19, 15, 16, 19, 29 और 30। अब 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग,
जो ये आर्टिकल है ना, जो भी ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 16, 19 या 29, 30 में, ये कभी भी हम लोग जो है हमेशा नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? नागरिक शब्द। कभी भी जब आर्टिकल 15 का उल्लेख हो, आर्टिकल 16 का उल्लेख हो, आर्टिकल 19 का उल्लेख हो, आर्टिकल 29 का हो या 30 का हो, तो कभी भी हम व्यक्ति का उल्लेख नहीं करेंगे। किसका उल्लेख करेंगे? नागरिक का उल्लेख करेंगे। ये याद रखना आप लोग, व्यक्ति का उल्लेख नहीं होगा, किसका उल्लेख होगा? नागरिक का उल्लेख होगा, यानी कि हम नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर रहेंगी ना बातें? ठीक है। देखो, इसके बाद आप एक ऐसे लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट करके है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। देखिए पहले समझ लीजिएगा, ये वे मौलिक अधिकार हैं जो आपको, मौलिक अधिकार समझ में आया ना? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, और आर्थिक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये सारे जो आपके अधिकार हैं, इन जो आपको मौलिक अधिकार मिला है, तो इन मौलिक अधिकारों को लेकर के संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब डिबेट का मामला है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें जानेंगे। तो पहला आप लिख लीजिए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन। पहला केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952। हेडिंग डाल दीजिए शंकरी प्रसाद, ऐसे लिखिएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इसको हम लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आ जाएगा अभी आपको। ठीक है, एक और मामला था तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। शामिल इसी में लिख लीजिएगा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य। मामला था 1965। ये दो मामले आए थे और ये मौलिक अधिकार किस संशोधन को लेकर था? है? तो दोनों पहले केस को लिख लीजिए, दोनों ऐसे ही लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूं। देखो मेरी बात सुनिएगा, एक मामला आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 में, और दूसरा ही मामला हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में, जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन के लेकर के ये कहा गया। तो उस समय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि चूंकि संसद सर्वोच्च है, संसद क्या है? सर्वोच्च है, और संसद सर्वोच्च है, तो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद सर्वोच्च है और वह जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, वैसे ही ये कहा गया कि अब मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो उस टाइम ये हुआ कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं
मौलिक अधिकार क्या है कि हमको समानता का अधिकार अगर प्राप्त है, अगर संसद चाहे तो हमारा समानता का अधिकार छीन ले। मुझे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तो संसद चाहे तो हमको वंचित कर दे शिक्षा से। यानी कि जो मूलभूत, जो मौलिक आपको अधिकार प्राप्त हैं, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो इन 2 केस में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में जो 1965 में आया, उसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि संसद सर्वोच्च है और वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आपके या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, ये मान लिया गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बात क्लियर है? लिखवाने की जरूरत है? माइंड में रखिएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? केस आप याद रखेंगे बस, केस और डेट। ये देखो हमने सारा कुछ कर दिया है, ठीक है। और वो वीडियो जरूर देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ चाहते हो तो बोलो, मैं लिखवा दूं। फिर आगे, ठीक है, चलो। जस्ट इसके बाद एक और केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, और इसी मैंने हेडिंग लिखवा दिया है, ध्यान से आप देखिएगा। तो पहली हेडिंग है मौलिक अधिकारों में संशोधन, कराया है ना। तो कब कब आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन हो रहा है, वही आपको रखना है। पहला हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में, दूसरा हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में, ठीक है। इसके जस्ट बाद फिर एक और मामला आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला आया, और इसके जो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव, और इनकी अध्यक्षता में एक टीम को गठित किया गया, और यह कहा गया कि संविधान की पीठ ने बहुमत से ये निर्णय दिया गया। देखिए संविधान जो ठीक है, वो आएंगे, बात करेंगे। बेंच होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे समझ लीजिए, डीप में ले जाकर के मान लीजिए 6 जज हैं। कितने जज हैं? 6 जज हैं। तो 6 जजों के का बहुमत आने का मतलब क्या है कि कम से कम आधे से अधिक 4 लोग मिल करके निर्णय देंगे तो बहुमत का निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से होता है। तो ये उस समय जब ये मामला आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला आया, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव, उनकी निगरानी में एक टीम गठित की गई, और बहुमत से ये निर्णय दिया गया कि जो आपका संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 है, 368 में बार बार नाम ले रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं ना क्या है ये 368? कोई भी संविधान संशोधन होगा तो हम किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करेंगे? 368 के अकॉर्डिंग करेंगे। बात समझ में आया ना? तो उसमें ये कहा गया कि जो संविधान का 368 है, केवल संविधान में संशोधन प्रक्रिया को या संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। वो ये तो स्पष्ट करता है कि हाँ इसमें हम संशोधन कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं स्पष्ट कर रहा है कि मैं इसकी स्वरूप में क्या परिवर्तन कर रहा हूं, है ना। मतलब वो ये नहीं स्पष्ट करता, संशोधन तो कर दिया 368 संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, उसने संशोधन कर दिया कि ठीक है आज से आपके ये जो स्वतंत्रता थी ये ली जा रही है, लेकिन ये नहीं स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रक्रिया के तहत ली जा रही है। इस मामले में सुब्बा राव ने ये विचार दिया कि जो मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है वो एक प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है ना। और इसलिए
इन अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको जो चीज प्रकृति ने दिया है उसमें संशोधन किस बात का करना। थोड़ा सा हट रहा हूं मैं। उन्होंने विचार दिया सुब्बा राव ने कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये प्राकृतिक अधिकार हैं और इसलिए इन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको अगर हवा मिल रही है तो प्रकृति से मिल रही है, क्या संशोधन करेंगे आप इसमें? कह दीजिएगा कि दलितों की बस्ती से नहीं होकर आइएगा, ठीक है, हवा जो है वो अपर क्लास से होकर के आएगी, ऐसा तो नहीं है। सुब्बा राव ने ये कहा, ये विचार दिया कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो एक प्राकृतिक अधिकार है और प्राकृतिक अधिकार होने के नाते मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा, ध्यान से सुनिए, कि अगर आपको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो फिर आपको इस संविधान को खत्म करके एक नए संविधान का गठन करना है। याद रखिएगा, कुछ इसमें है नहीं। जो मामला दूसरा आया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऐसे याद रखना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मामला था 1967 का और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सुब्बा राव। और सुब्बा राव साहब की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, बहुमत से निर्णय लिया गया और ये कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है वो एक प्राकृतिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर इसमें संशोधन करना है आपको तो संविधान को खत्म करके एक नए संविधान को या नए संविधान का गठन करना होगा, और जो बहुत आसान बात समझ में आई है, इतना सा याद रखेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है और इन्होंने कहा मौलिक अधिकार में संशोधन, बस ये केस आप याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, केवल केस पूछा जाएगा आपसे, बस ये पूछ लिया जाएगा कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला कब हुआ, डेट पूछ लेगा, किस को लेकर हुआ आपसे पूछ लेगा, नागरिकता को लेकर का था कि मौलिक अधिकार को लेकर के था। बात समझ में आ रही ना, बस ये चीजें याद रखिएगा।